एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी बीएड के पेपर चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, हरित पौधागर प्रभाव। तो जनरली जो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, वैसे तो देखा जाए जो ऊर्जा का जो सार्वभौमिक स्रोत है यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है पृथ्वी पर। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है अर्थ पर वो सूर्य से ही मिल रही है। डायरेक्टली तो जैसे सन की जो सनरेज आती है पृथ्वी पर वो है, और इनडायरेक्ट माध्यम क्या है कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं और उस फूड को हम लेते हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसका भी अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन ही है। तो इस तरह से जो अर्थ है उस पर 66% एनर्जी जो है सन की, सनलाइट में जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्व कर ली जाती है और 34% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से पहले ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सनलाइट में जो गर्मी हमें महसूस होती है सूर्य की रोशनी में, वो किसके कारण होती है। तो यहाँ पर हम सनलाइट के 3 पार्ट्स करते हैं। पहला है इसमें विजिबल लाइट, या जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और इस प्रकाश को हम देख सकते हैं। वैसे जनरली आप कह रहे होंगे कि देख सकते हैं, बट हमें दिखाई तो देता नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद ही दिखता है। बट अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ आगे, तो आपने देखा होगा जब बारिश के बाद रेनबो बनता है तो वो किसमें क्या है, 7 कलर्स दिखाई देते हैं। या कभी कभी आपने झाग घोला हो अपना साबुन का सर्फ पानी में, तो उसमें जो बुलबुले बन जाते हैं उसमें भी हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं जब उस पर सन रेज पड़ती है। तो ये जो सनरेज उस बुलबुले पे पड़ रही है सर्फ के, तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है और वहाँ वो प्रिज्म का काम करता है। तो ये जो विजिबल लाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसे विबज्योर कहते हैं, VIBGYOR, यानी V फॉर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से ये 7 कलर्स होते हैं जो दृश्य प्रकाश है। दूसरा पार्ट जो है सनलाइट का वो होता है इंफ्रारेड रेज, जिसको हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं। और ये जो अवरक्त प्रकाश है यही वो प्रकाश है या यही वो रेज हैं लाइट की, सनलाइट की, जिसकी हीटिंग कैपेसिटी होती है। यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो इसी प्रकाश के कारण बढ़ता है, या धूप में जो हमें गर्मी महसूस होती है वो इसी प्रकाश के कारण बढ़ती है। तीसरा है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें हम पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये हानिकारक होती है। पृथ्वी के चारों तरफ जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ को इन अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट रखती है। इसके अगर ये अर्थ पर आ जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियां, स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरह से ये तो है सनलाइट, जिसके हमने 3 पार्ट आपको बताएं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। तो विजिबल और अल्ट्रावायलेट को हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेज की, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। तो क्यों? क्योंकि यही पार्ट है, यही रेज हैं जिसमें कि हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो पृथ्वी पे 66% पार्ट जो है वो एब्जॉर्व हो जाता है और 34% सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी वापस भेज देती है। तो इस तरह से जो एनर्जी है उसका जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बना रहता है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है या जो ताप किरणें हैं, जिनको हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जलवाष्प है उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो ये जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है इंफ्रारेड रेज का, और इससे क्या है, पृथ्वी की जो सतह है उसका ताप कई गुना बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी ज़्यादा मात्रा में एक तरह से अवशोषित होना सूर्य से आने वाले प्रकाश का और ताप किरणों का, और उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, वही क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है।
तो यहाँ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैंने इस तरह से ये डायग्राम से शो किया है, जिसमें ये सन है, तो सन का जो इनपुट है वो अर्थ पर आ रहा है और आउटपुट की फॉर्म में विजिबल लाइट तो ऊपर जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ लाइट जो है वो बादलों से टकराकर उसे दोबारा से अर्थ पर आ जाती है और कुछ इंफ्रारेड रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस जो है वो अर्थ पर आ जाती हैं और इस तरह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बट अगर हम शीत प्रधान देशों में बात करें तो वहाँ पर हमें जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें उनको उगाने के लिए एक तरह से ग्लास के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें हरित कांच गृह का भी हम कह सकते हैं, वो क्योंकि ताकि एक मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके और वहाँ पर पौधे जो हैं वो उग सके। इसकी हम बात आगे करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, ये जो डायग्राम था। अब इसमें जो सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्या हैं, जैसे कोल, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, इनके जो कंबशन से, जो कि मनुष्य इनका कंबशन कर रहा है, तो उससे क्या है, ये 57% जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, और कंबशन ऑफ वुड से कितना आ रही है 17%, जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है वो 8% एनवायरनमेंट में आती है और मीथेन जो है वो 14% आती है। ये जितने भी गैसेस एटमॉस्फेयर में आ रही हैं वो क्या है, मनुष्य की एक्टिविटी के थ्रू आ रही हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम, जो मैंने कहा था कि जो हमारे शीत प्रधान देश हैं जहाँ पर सन जो है, सनलाइट जो है वो बहुत ही कम पहुँचती हैं पृथ्वी पर, तो यहाँ पर हम कांच के ऐसे घर बनाते हैं जिनके अंदर इन पौधों को क्या करते हैं, उगाते हैं गमलों में या जो, तो उनका जो एक प्रॉपर जो मेंटेन रहना चाहिए टेम्परेचर, वो इनके लिए वहाँ पर मेंटेन रहता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि जो अवरक्त किरणें हैं, जो इंफ्रारेड रेज हैं, वो कांच से अंदर तो जा सकती हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो इस तरह से जो वो ग्लास का जो घर बना हुआ है उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसका आप अगर ध्यान दें तो ये आप अपने दैनिक जीवन में भी इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप अपनी गाड़ी को कहीं धूप में खड़ा कर देते हैं और शीशे उसके बंद रहते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद जब आप गाड़ी खोलते हैं तो अंदर का टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है या मिलता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है सनलाइट में खड़ी हुई है, तो सन रेज जो हैं, जो इंफ्रारेड रेज हैं, वो कांच से अंदर जाती हैं और बाहर नहीं आती है और इस तरह से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर जो है पौधों को उगाने के लिए हम ये एक हरित जो गृह है वो बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज और उसके प्रभावों को बढ़ाने वाले कारकों की बात करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका कि योगदान जो है सबसे पहले जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो 50% योगदान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। और इसको अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक जो ईंधन है उसको अगर हम जलाते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल्स को, या वृक्षों का कटाव करते हैं, इनसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। मीथेन जिसका 18% जो कंट्रीब्यूशन है बायोगैस ये टेम्परेचर रेज करने में, तो ये बायोगैस और बायोमास के दहन से या कोयले की खानों से निकलती है। CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 14% है। और ये ACs जो हमारे चल रहे हैं या जो हम ड्राई वॉशिंग करते हैं, प्लास्टिक फॉर्म का निर्माण करते हैं, इन सब से निकलती है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो 6% मीथेन उसमें बनाती है, टेम्परेचर को बढ़ाने में अपना योगदान देती है, ये जैव दहन और जीवाश्म ईंधन के दहन से बनती है। तो ये गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इनकी मात्रा में बढ़ने से ही जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है या अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अब अगर हम दुष्परिणामों की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से मौसम में परिवर्तन होते हैं, जैसा कि अब देख भी रहे हैं, लगातार गर्मी में वृद्धि होती जा रही है, वर्षा जो है वो अनियमित हो गई है। और इसके अलावा
हिमद्रवण यानी ग्लेशियर्स का पिघलना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे जो सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मनुष्य और जंतु और वनस्पति पर भी इनका प्रभाव है। बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ हैं वो हैं। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी में पत्ते झड़ जाते हैं, झुलस जाते हैं, और जो जंतु हैं उनमें भी पोषण की कमी दिखाई देती है। वनस्पतियाँ ठीक प्रकार से ग्रो नहीं कर पाती हैं, और पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब पारिस्थितिक तंत्र में जो घटक हैं, जो अजैविक और जैविक घटक हैं, उनकी संख्या में कमी होती है। तो इसके अलावा ओजोन परत का अपक्षय भी एक इसका इफ़ेक्ट है। तो ये सब इसके दुष्परिणाम हैं। और बचाव कैसे सकते हैं इसको? बचाव के लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो जो वाहनों की संख्या है उस पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ये सब उन्हीं से ही आती है। दूसरा, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए, और CFC पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो फ्रियॉन वगैरह का प्रयोग है वो प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे वैकल्पिक स्रोतों की भी खोज करनी चाहिए जो कि ग्रीन हाउस को मतलब एक तरह से क्रिएट ना करें। और अच्छे जो जीवाश्म ईंधन हैं उनके विकल्पों की खोज भी करनी चाहिए, यानी हमें रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जैसे सनलाइट है। और इसके अलावा जो एयर है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस टॉपिक को आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।